Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. Okay, students. So we are at the second topic of the chapter number 6, the last chapter of our course. उसका second topic है. 3 topics we discussed. We need to cover. First topic was very easy. एक ही दिन में वो introductory plus exercise भी हो गया. Hopefully आपको समझ में आ गया होगा. The second topic and the third topic. इसके साथ जो आप third topic, ये तो second topic का introduction आप देख ही रहे हो. Heading जो आप देख रहे हो, title. एंड जो थर्ड टॉपिक जो चलेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, दीज बोथ टॉपिक्स आर कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर. आई कैन नॉट से कि बिल्कुल डायरेक्टली सेम ही टॉपिक है. सेम ही टॉपिक होता तो दो अलग अलग टाइटल से नहीं आता, बट हाँ कनेक्शन तो है. तो आप जितना बेहतर इसको समझेंगे बच्चे, उतना ही बेहतर वो समझ में आएगा. और चलो अभी हमने यहाँ नहीं किया, लेकिन स्कूल में आपने किया होगा तो आपने ये चीज देखी होगी कि यार ये टॉपिक से तो क्वेश्चन बनता है ना. बोर्ड एग्जाम्स में ये टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, और भारी क्वेश्चन बनता है, बड़ा क्वेश्चन बनता है ना. क्योंकि टीचर ने भी कुछ तो करवाया होगा, तो ये तो पता चल ही जाता है टॉपिक कैसा है, बुरा है, वो नहीं पता, लेकिन ये पता चल जाता है कि हाँ इसमें कुछ तो है. तो इस टॉपिक में कुछ तो है, तो ये उतना ही बेहतर समझ में आएगा जितना ये समझोगे. ठीक है, कंपेरेटिवली थोड़ा आसान है, और वो मेन टॉपिक रहेगा फिर हमारा. ठीक है, स्टार्ट करें. अब देखो, द टाइटल यू कैन सी इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. अब इसमें और जो अगला टॉपिक आएगा मैक्सिमम मिनिमम में इतना नहीं, लेकिन इस फंक्शन में ज्यादातर यूसेज ऑफ ग्राफ्स भी रहेगा. क्या रहेगा? यूसेज ऑफ ग्राफ्स. अभी तक रेट ऑफ चेंज वाले टॉपिक में हमने ग्राफ को इतना ज्यादा यूज नहीं किया है ना. अब यहाँ पे यूसेज ऑफ फिगर्स एंड ग्राफ्स रहेगा. तो अब जहाँ पे ये वर्ड आ जाता है यूसेज ऑफ फिगर्स एंड ग्राफ्स, तो थोड़ी सी टेंशन होती है यार ग्राफ वगैरह बनाने, या ऐसा लगता है कि काम थोड़ा ज्यादा है. बट डोंट वरी, आपको ग्राफ्स बनाने नहीं है. मतलब क्वेश्चन नहीं कहेगा आप ग्राफ बनाओ, क्वेश्चन नहीं कहेगा आप ग्राफ बनाओ, मतलब क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि ड्रॉ इट्स ग्राफ. अगर वो क्वेश्चन में कहता है ड्रॉ इट्स ग्राफ, ग्राफ बनाओ, तब हमारे लिए काम ज्यादा होता, क्योंकि फिर पेंसिल उठाओ, ग्राफ बनाओ, क्लीन भी बनाओ, रफली भी नहीं बना सकते. ये काम आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करोगे, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा पेंसिल से बनाना है, उठाना है, आप रफली बना के अपना एनालिसिस करने के लिए फिगर्स एंड ग्राफ का यूसेज है. क्वेश्चन नहीं कहेगा आपके, तो ये अच्छी बात है कि हमको बनाना नहीं है, बस हमको उसका इस्तेमाल करना है कुछ ग्राफ्स बना के. ठीक है, डन. चले आगे. अब देखिए टॉपिक का नाम क्या दिख रहा है आपको, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. तो वर्ड्स से तो समझ में आ रहा है, जो भी वर्ड्स इसमें यूज हो रहे हैं. इंक्रीज यानी बढ़ना, डिक्रीज यानी घटना. फंक्शन हम जानते ही हैं मैथमेटिकली. तो मैथ्स में जो हम फंक्शन सीखते हैं, ये सीख रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूस चल ही रहे हैं, नए नए फंक्शंस रोज हम उनसे रूबरू होते हैं. वो या तो बढ़ने वाले फंक्शंस होते हैं, या घटने वाले फंक्शन. या तो उनका ग्राफ बढ़ता है, या उनका ग्राफ घटता है. होता है ऐसा. तो फिर सर हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इस एक्सरसाइज में दो बातें करनी पड़ेगी. क्या करनी पड़ेगी? दो बातें. या तो पता लगाना पड़ेगा कि भैया तुम इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो, पहले टाइप का क्वेश्चन. दूसरे टाइप का क्वेश्चन, वो खुद कहेगा कि इंक्रीजिंग है, बताओ किस इंटरवल में इंक्रीजिंग, यानी इंटरवल्स पता करनी पड़ेगी जिसमें ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हो. एक तो हमको इंटरवल खुद दे दे और पूछ ले कि तुम बताओ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. एक वो खुद कह दे कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैं बता देता हूँ, आप ये पता लगा लो कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है. ठीक है, इंटरवल समझते हो? कुछ पर्टिकुलर डोमेन का टुकड़ा हमने तोड़ दिया, उसको इंटरवल कहते हैं. लाइक मान लो किसी फंक्शन की डोमेन है पूरा रियल नंबर्स, लेकिन पूरे रियल नंबर्स में उसको एनालिसिस नहीं करना, उसको ओनली एंड ओनली -3 से लेके +5 तक एनालिसिस करना. तो -3 से +5 एक इंटरवल मानी जाएगी. यानी एक्स की वैल्यू -3 से +5 के बीच में वाई की वैल्यू कैसे रिएक्ट कर रही है, ये पता लगाना है कि उस इंटरवल में वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. ये चीजें समझ में आई? बिल्कुल सरल शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. कॉम्प्लिकेटेड मत रखना टॉपिक को, है ना. और जहां पर भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात मेरे मुंह से निकलेगी, क्योंकि अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू करेगा ये टॉपिक, है ना. तो आप हैंड टू हैंड पूछना मुझसे कि सर इसका क्या मीनिंग है, या फिर थोड़ा धीरे चलेंगे वहां पे, है ना. स्ट्रेट अवे आई विल स्टार्ट विथ ए ग्राफ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा यूसेज ऑफ ग्राफ तो है इसमें ना, उससे तो हम बच नहीं सकते. तो स्ट्रेट अवे मैं ग्राफ से स्टार्ट करता हूँ. सरल सी बातें पूछूंगा, दो तीन चीजें आपसे, आप बस उसका सरल सा इजी वे में आंसर देंगे. ओके, लेट्स से दिस इज ए 2D ग्राफ. ओके, और आपको ये पता है भी कोई भी फंक्शन हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा f(x) इक्वल टू 3x³ -x² +2, कुछ भी फंक्शन हमने लिखा, पॉलिनॉमियल फंक्शन. बेसिकली सारे फंक्शंस की बात होगी, धीरे धीरे ट्रिग्नोमेट्रिक की भी होगी, एक्सपोनेंशियल की भी होगी, लेकिन अभी हम सीधे सीधे पॉलिनॉमियल या रैशनल फंक्शंस की बात कर रहे हैं. तो ऐसे फंक्शंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ कर्व्स होती है, ये तो पता है. ठीक है ना. केवल लीनियर फंक्शंस के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन होती है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, एक बार डिग्री 2 से ज्यादा कुछ भी हो गई, सो इट विल मेक ए कर्व, ये तो हमको पता है. तो कोई भी एक फंक्शन था, मुझे नहीं पता क्या था, मैंने कर्व बना दिया, या बना बनाया कर्व मुझे मिल गया.
तो लेट से वो कर्व कुछ ऐसे था। मैं दो फिगर्स बनाऊंगा, तो मैं एक बार यहाँ बनाता हूँ ताकि कंपैरिजन हैंड टू हैंड हो जाए, ओके। और एक मैं फिगर यहाँ, मतलब मैं दो 2D ग्राफ्स बना रहा हूँ। एक बार मैं कर्व बना रहा हूँ ऐसा, थोड़ा और क्लीन बनाओ। और एक बार मैं कर्व बना रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ये दो कर्व्स बनाए मैंने। हम एक चीज सोचना, इस कर्व का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर रिलेशन या फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यही मतलब होता है। तो लेट से एक्स की वैल्यू यहाँ पे मान लो कोई x1 है। एक्स बहुत सारे हैं, तो मैंने इसमें से एक एक्स उठा लिया, उसका नाम रख दिया x1। तो उसके रेफरेंस में कोई y की वैल्यू भी आ रही होगी, उस फंक्शन में उस वैल्यू को पुट अप करके वो पता चल रही होगी, ये y1 आ रही होगी। और फिर मैंने एक और x ले लिया, तो लेट से उसको x2 ले लेता हूँ मैं। दूसरी x की वैल्यू इनफाइनाइट ले सकता हूँ, x1 x2 x3। तो मैंने दो वैल्यूज ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो उसके रेफरेंस में एक y2 वैल्यू भी आ रही होगी, यस और नो। ओके। अब आप बस मुझे इतना बताओ कि x की वैल्यू बड़ी है या छोटी, इसका पता कैसे लगता है, लेफ्ट और राइट से। जो वैल्यू लेफ्ट में है वो छोटी है, जो वैल्यू राइट में है वो बड़ी। ओके, ऑब्वियस बात है। अभी मैंने कहा कि ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली छोटी है, तो आप क्या कहोगे, ये छोटी ये बड़ी, कैसे पता लगा है, लेफ्ट राइट। बिकॉज एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट चलता है। एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट चल रहा है, तो जो जितना लेफ्ट में उतना छोटा, जो जितना राइट में उतना बड़ा। ठीक है, वाई एक्सिस पे कैसे पता चलता है बड़ा छोटा, अप डाउन। जो ऊपर वो बड़ा, जो नीचे वो छोटा। तो आप ये मानते हो कि यहाँ पे x1 छोटा है, x2 बड़ा है। और आप ये भी मानते हो कि यहाँ पे y1 छोटा है, y2 बड़ा है। ओके। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x1 छोटा लेने से, x2 से x1 छोटा लेता हूं जब मैं, तो उससे इंप्लाई होता है, यानी रिजल्ट निकलता है कि y1 भी छोटा निकलता है y2 से। या फिर इसी बात को उल्टा कह सकता हूं कि x2 अगर x1 से बड़ा है, भाई इसी बात को उल्टा, इनइक्वालिटी को उल्टे तरीके से भी तो देख सकते हैं। तो मैं इसी चीज को उल्टी तरीके से सोचूं तो क्या कहूंगा मैं, कि अगर x2 बड़ा लिया मैंने x1 से, तो इम्प्लाई हुआ, तो एक मिनट, मेरे बच्चे अभी उठे हैं, छोटे वाले 9th 10th ना। रिकॉर्डिंग ऑटो स्टार्ट होती है इस वाली आईडी में, स्टार्टेड है। वो सुधाकर सर वाली आईडी में आगे होकर स्टार्ट करनी पड़ती है, मेरी वाली आईडी में ऑटो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। नहीं, वो बच्चों ने अभी उठे हैं ना, अभी वो नींद से उठे हैं, तो अभी उनके मैसेजेस हैं, तो उस चक्कर में वो कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही है बार बार। चलो। हाँ, हम कहाँ थे, अगर इसी बात को उल्टा कहें कि x2 ग्रेटर देन x1 होगा, तो उससे रिजल्ट क्या आएगा कि हमारा y2 भी ग्रेटर देन y1 है। ओके। मैंने कहा x2 मैंने बड़ा लिया था, तो उसके रेफरेंस में जो y2 आया, और x1 जो मैंने छोटा लिया था उसके रेफरेंस में जो y1 आया, तो मैंने x2 अगर बड़ा लिया था तो देखो y2 भी बड़ा है। और मैं इधर के हिसाब से सोचूं तो देखो, मैंने x1 छोटा लिया था तो y1 भी छोटा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन या डायरेक्ट रिलेशन। जैसे दो रिलेशन होते हैं ना, एक डायरेक्ट रिलेशन एक इनवर्स रिलेशन, तो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है। छोटा ले रहे हैं तो छोटा ही आ रही है, बड़ा ले रहे हैं तो बड़ी आ रही है। जितना छोटा लेंगे उतनी छोटी आएगी, जितना बड़ा लेंगे अभी तीसरा भी ले लो x3, वो इन दोनों से बड़ा ले लो तो y3 इन दोनों से बड़ा आएगा, y1 y2 से बड़ा आएगा। एक एक x4 ले लो इन दोनों से छोटा, तो y4 इन दोनों से छोटा आएगा। आएगा नहीं आएगा, इस ग्राफ को अगर मैं एनालाइज करूं, ऐसे ग्राफ्स को कहा जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ्स, या ये फंक्शन कहा जाएगा इंक्रीजिंग, जो सीधा रिलेशन फॉलो करे, छोटा तो छोटा बड़ा तो बड़ा। ऐसे फंक्शंस को क्या कहा जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शंस। अब चलो वहां पे, अब चलते हैं, है ना। लेट्स से यहाँ पर भी अगेन मैं x1 एंड x2 दो ले लेता हूँ, दो वैल्यूज ले लेता हूँ, तो मैंने x1 ले लिया यहाँ, तो उसके रेफरेंस में कुछ y1 आया यहाँ। ओके। अब फिर मैंने x1 बढ़ा लिया थोड़ा सा, राइट साइड जाऊंगा तो बड़ा हो रहा है ना, लेकिन चेक करो, y2 तो छोटा आया है। तो x1 की वैल्यू जब मैं बढ़ा रहा हूं, तो y1 की तो घट रही है, जबकि यहाँ पे बढ़ा रहे थे तो बढ़ रही थी, और घटा रहे थे तो घट रही थी। अच्छा, यहाँ पे मान लो पहले x2 ले लिया आपने और बाद में x1 ले लिया, तो आप क्या कहोगे, सर मैंने वैल्यू घटाई है पर वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू बढ़ी है। अच्छा, ये जो y1 y2 है यही तो फंक्शन होता है, ये तो फंक्शन की वैल्यू होती है। किसी ने कहा इस ग्राफ में x की वैल्यू बताओ जो x एक्सिस के पॉइंट्स है, किसी ने कहा फंक्शन की वैल्यू बताओ जो y एक्सिस के पॉइंट्स, उसी y इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ना अपन। तो इस y1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, f x1 लेस देन f x2,
वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ना। तो दूसरे केस में क्या लिख सकता हूँ उसको, एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फंक्शंस, तो वैसे तो हमारे पास 2D ग्राफ में दो चीजें होती हैं, एक्स वाई, लेकिन फंक्शंस की दुनिया में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक्स और एफ एक्स। जो इनपुट डाल रहे हैं वो एक्स, जो आउटपुट आ रहा है वो एफ एक्स है। वो एक्चुअली उसको शो अपन वाई एक्सिस पे कर रहे हैं, लेकिन जब अपन फंक्शंस के रेफरेंस पे बात करें, डेफिनेशन अपन फंक्शन वाली यूज कर रहे हैं, तो अपन एक्स और एफ एक्स कहेंगे, एक्स और एफ एक्स, इनपुट आउटपुट, इनपुट तो इनपुट छोटा तो आउटपुट भी छोटा है, इनपुट बड़ा तो आउटपुट भी बड़ा, दिस इज द साइन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन यहाँ पे तो उल्टा ही हो गई, यहाँ पे तो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। x1 मैंने छोटा लिया था x2 से, बट मेरे साथ ये क्या हुआ, ये तो धोखा हो गया एक तरीके से ना। x1 छोटा लिया मैंने x2 से, तो उससे मेरा y1 बड़ा आया y2 से, या फिर इसी बात को कहें तो एफ एक्स वन बड़ा आया fx2 से। या इसी चीज को उल्टी कर दो, अगर x2 बड़ा लिया तो y1 छोटा आया, ये छोटा लिया तो ये बड़ा आया, वो बड़ा लिया तो ये छोटा आया। सो दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें इनवर्स रिलेशन फॉलो हो, जिसमें इनवर्स रिलेशन फॉलो हो। आप ये देखो, इंक्रीजिंग का मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग का मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए ये इंक्रीजिंग है। लेकिन इसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ने का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाना। आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 ली, मैंने कहा आगे बढ़ो, तो आप एक्स की वैल्यू 5 लोगे, अब इस दोनों एक्स की वैल्यू 0 लोगे तो आप पीछे जा रहे हो। तो आगे बढ़ने का मतलब लेफ्ट टू राइट जाना, तो जैसे जैसे आप इसमें लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो वाई एक्सिस की रेफरेंस में तो वैल्यू गिर रही है। ठीक है, सो दिस इज द साइन ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सब सोचना क्यों जरूरी है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पार्ट क्यों है, ये सब क्यों सोच रहे हैं हम, बिकॉज हमको किसी भी व्यक्ति का या किसी भी चीज की ग्रोथ देखनी हो, तो आप ग्रोथ ऐसे तो देखोगे वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कंपनी स्टार्ट करी, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखोगे ना आपका बिजनेस बढ़ा या कम हुआ, या ऐसे चलाते जाओगे, नहीं चलाओगे। भले ज्यादा भी नहीं तो एक साल के इंटरवल में तो आप देखोगे, तो उस एक साल के इंटरवल में आप देखोगे आपकी सेल्स कितनी थी, अब कितनी है, ग्राफ बढ़ रहा है। पहले इतनी थी, अब कम है, ग्राफ कम हो रहा है। जैसे कोई क्रिकेट मैच चलता है, उसमें देखते हैं अपन उसका स्कोर ऐसे क्या इंडिया का, फिर ऐसे आपने देखा होगा उस ग्राफ्स की फॉर्म में बताते हैं वो, तो ऐसे जा रहा है तो वो बढ़ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है तो वो घट रहा है, यानी कि जो इंडिया है वो लूज कर रही है। समझ गए ना। तो बड़ी सरल सी भाषा है, कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं, एक्चुअली हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, सरल सी भाषा में बात हो रहा है। अभी क्रिकेट मैच में वो ग्राफ आता है तो क्यों नहीं समझ में आता है, समझ में तो आता है। अब यहाँ पे हम इसको टॉपिक समझ लेते हैं कि यार इसके क्वेश्चन आएंगे, ये बोर्ड में आएगा, तो हम ऑटोमेटिक अपने आप पे प्रेशर डालते हैं, है ना। तो बड़ी सरल सी बात है, अभी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, नो दिक्कत। अब सुनो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया। अब चलें स्ट्रेट अवे एप्लीकेशन। देखो, अभी तक हमने बात करी इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शंस हैं, मैं एक बार हेडिंग डाल दूं, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन। फाइन। इनवर्स रिलेशन मतलब डिक्रीजिंग, सीधा रिलेशन मतलब इंक्रीजिंग। सर आपने तो ऐसे ही बता दिया, चैप्टर का नाम क्या है। सर डेरिवेटिव्स कब यूज करेंगे, अभी तक डेरिवेटिव्स यूज किए क्या हमने, नो। सो वी आर, अभी तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में होता क्या है वो समझ रहे हैं। तो सर फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए तो डेरिवेटिव्स की जरूरत ही नहीं है, हम तो देख लेंगे ना ऐसे, जैसे आपने बताया वैसे ही देख लेंगे, भाई छोटी वैल्यू पे छोटी वैल्यू आ रही है, बड़ी वैल्यू पे बड़ी वैल्यू आ रही है, तो हम तो वैसे ही देख लेंगे। हम वैसे ही देख सकते हैं ना, बताओ। देख सकते हैं। तो फिर एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, बात ये आती है कि एप्लीकेशन की जरूरत, एप्लीकेशन बताएंगे बाद में, पहले तो ये सोचेंगे जरूरत क्या है। ठीक है। अब जरूरत ऐसे है कि सपोज करो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, कैसा, जो किसी इंटरवल में बढ़ रहा है, किसी इंटरवल में घट रहा है। ओके, जैसे कि एक ग्राफ बनाता हूं फॉर एग्जांपल, ये कम हो गया, फिर किसी इंटरवल में सीधा भी चला, फिर वापस बढ़ गया, फिर वापस कम हो गया, फिर वापस बढ़ गया, इस तरीके का ग्राफ आ जाए। अब ऑब्वियसली अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर पूरे रियल नंबर की बात में बात करें, -r से +r तक बात करें, तो ये तो बड़ा भी कम भी हुआ, छोटा भी हुआ, कम भी हुआ, सारे काम इसने किए, है ना। अच्छा, वन मोर थिंग, आगे बढ़ने से पहले शॉर्टकट ऐसे याद रख लेना, बुक्स में कहीं भी ऐसा नहीं है, जब आपका ग्राफ जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो तब वो इंक्रीजिंग है, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हो तब वो डिक्रीजिंग है। लेफ्ट टू राइट देखना है, लेफ्ट टू राइट जब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग है, और लेफ्ट टू राइट अगर वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो डिक्रीजिंग है। ये आप आपस में हमारी बात है,
इसको कहीं बुक्स में नहीं लिख सकते, कहीं नोट्स में नहीं लिख सकते, प्लस इसके ऊपर इस पर बेस कोई क्वेश्चन नहीं लिख सकते कि हाँ ये नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्ट आंसर फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है ना, बुक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं, वापस उसी पे आ जाते हैं। तो ये देखो, कभी तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ गया, कभी साउथ ईस्ट की तरफ गया, कभी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये ऐसे भी देख सकते हो, बढ़ रहा है घट रहा है, कैसे भी देख सकते हो। तो ये बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है। तो किसी ने कहा कि पूरे रियल नंबर में बताओ कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो क्या होगा, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जो जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बढ़े और बढ़ने का भी और कम होने का भी काम करे, उसको हम क्या कहेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। पहली चीज ये समझ में। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ, बेटा मुझे ये बताओ कि इसकी वैल्यू जो है ना, यहां से लेके यहां तक बढ़ी या कम हुई, मतलब इस इंटरवल में आप चेक करो, बस ये मैं डार्क कर देता हूँ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप कहोगे इंक्रीजिंग, क्योंकि इस इंटरवल में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो हो रही है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, इस इंटरवल में बताओ जरा, किसमें, यहां से लेके और यहां तक बताओ जरा। तो आप कहोगे कि सर यहां से लेके यहां तक तो ये डायरेक्शन देखो तो साउथ ईस्ट है और डिक्रीजिंग फंक्शन फॉलो हो रही है। देखो इस इंटरवल से इस इंटरवल के बीच में अगर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक बार एक्स ये लिया, ठीक है ना, और एक बार एक्स मैंने ये लिया, तो एक्स तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, बट वाई की वैल्यू देखो, यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू है और इस जगह पे कोई छोटी वैल्यू है। इस जगह पे क्या है, कोई छोटी वैल्यू है। ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होती है, नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है ना। जब एक्स तो लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है, लेकिन वाई जो है अप टू डाउन ये कम हो रहा है। तो वैसे भी देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्शन से भी देख सकते हो कि डिक्रीजिंग है। ठीक है ना, फिर आगे चल के कहीं इंक्रीजिंग है कहीं डिक्रीजिंग है। तो अगर मैंने आपसे पूरे रियल नंबर में पूछ लिया या किसी पर्टिकुलर इंटरवल में पूछा, तो आप बार बार एक्स की दो दो वैल्यूज उठा उठा के देखेंगे, देखेंगे। उसके बाद फिर आप डिसाइड करेंगे। अब सपोज करो किसी ने, मैंने पूछा था कि इस इंटरवल में बताओ जरा, किसमें, इस इंटरवल से लेके इस इंटरवल में बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ओके, तो इस इंटरवल में अभी ग्राफ बना बनाया आपके सामने रखा हुआ है, इसलिए आप कहोगे कि सर नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। लेकिन वो थोड़ा ग्राफ बना के देगा आपको, नहीं देगा। आप क्या होगा, सर मैं दो वैल्यूज उठा लूंगा। अब दो वैल्यूज उठाएंगे तो देखो क्या होगा आपके साथ। लेट्स से सृष्टि ने वो दो वैल्यूज यहां उठाई पास पास की, एक ये एक ये, तो सृष्टि के हिसाब से वाई की वैल्यू भी कम और ज्यादा यानी बढ़ रही है। सृष्टि का कंक्लूजन इंक्रीजिंग, सृष्टि का कंक्लूजन इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर अनुष्का ने क्या कहा कि सर मैं दो वैल्यूज यहाँ उठाऊंगी, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अनुष्का के हिसाब से जब x छोटा था तब y बड़ा था, और जब x बढ़ गया लेफ्ट टू राइट तो ये छोटा हो गया। इसका कंक्लूजन डिक्रीजिंग। इंटरवल वही लिए, देखो इस इंटरवल में दो पॉइंट्स आपने लिए, इस इंटरवल में दो पॉइंट्स लिए, और किसी ने ऐसे लिया, वो बताए क्या कहेगा, सर मेरा x1 छोटा था x2 बड़ा था, लेकिन मेरा y तो सेम ही आ रहा है। वो उसका कंक्लूजन पता है क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। जब वैल्यू सेम आए तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। और किसी ने तीन चार वैल्यूज चेक कर ली तो वो ये भी कह सकता है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो यानी कि जस्ट वैल्यूज लेने से काम नहीं चल रहा है ना, नहीं चल रहा है ना। क्योंकि वैल्यूज हम कौन सी लें सर, बहुत बड़ी उसने इंटरवल दे दी, तो हमने जो वैल्यूज ली उस पर वो इंक्रीजिंग आ जाए, क्या पता किसी दूसरी वैल्यू पे वो डिक्रीजिंग हो। तो तो क्या हम सारी वैल्यूज लेके देखें, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि सारी वैल्यूज ही उठा उठा के देखें, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ना। तो इसीलिए यहाँ पे डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन है। क्योंकि जो हमने बात कही वो उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन जरूर कहा जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी से वो काम नहीं कर किया जा सकता है कि एक एक दो दो वैल्यूज कि हम सारे पेयर उठा के देखें। मैंने कहा कि 5 से लेके 10 में बताओ, तो आपने 6 और 7 लेके देखा, 5 और 7 लेके देखा, 5 और 8 लेके देखा, 7 और 9 लेके देखा, 5 और 10 लेके देखा। तो ऐसे दो दो पेयर उठा के कितनी बार चेक करेंगे, नहीं कर सकते ना। सो हम इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का यहाँ पे यूसेज है। ठीक है, क्लियर है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पे चलने से पहले कुछ तरीके के हमारे पास ग्राफ्स हैं, उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी कर देता हूँ और उस ग्राफ्स को भी एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग है कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग है। और एक वर्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। चलो पहले स्ट्रिक्टली वर्ड की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर 5 ग्राफ्स बताता हूँ। तो देखो, अब जैसे ये दो ग्राफ्स बने रहने दो, तीसरा ग्राफ में बना रहा हूँ, तीसरा और चौथा ग्राफ बना रहा हूँ। लेट्स से ये ग्राफ एंड ये ग्राफ, इस ग्राफ को मैं ऐसे बना रहा हूँ, बढ़ तो रहा है ये बढ़ तो रहा है, बढ़ता है ऐसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, लेकिन ये बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पे सीधा हो गया और फिर बढ़ गया। ठीक है, ये घट रहा है, लेकिन ये घटते घटते एक पॉइंट पे सीधा हो गया और फिर घट गया। ठीक है, अब सुनो,
किसी ने कहा कि ये फंक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग हुआ या डिक्रीजिंग हुआ, आप कहोगे इंक्रीजिंग। ओके, किसी ने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग, किसी ने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीजिंग, लेकिन अगर किसी ने इस टाइम इंटरवल में पूछा तो आप कहोगे कांस्टेंट, बट डिक्रीज तो नहीं हुआ, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग माना जाएगा, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं माना जाएगा। जबकि जो पहला एग्जाम्पल था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, क्योंकि वो सीधा भी नहीं हुआ, वो एक स्ट्रिक्ट बात फॉलो करता है, इंक्रीज मतलब इंक्रीज। ओके, तो समझ में आया इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब, समझ आया? तो हम सर इसमें कैसे कहें, ग्राफ तो बना ही नहीं सकते ना, हम इसमें कैसे कहें, तो हम इसमें ऐसे कहेंगे कि देखो, हम इसमें ऐसे कहेंगे कि लेट से आपने यहाँ इस वाले टाइम इंटरवल में दो x1 x2 लिए, दो x1 x2 लिए, तो x1 अगर आपने छोटा लिया तो x2 बड़ा, और उसके हिसाब से जब fx1 आया तो वो भी छोटा आया, किससे, fx2 से। ये काम किस किस इंटरवल में हुआ पता है, ये काम इस इंटरवल में होगा और इस इंटरवल में होगा, लेकिन इस इंटरवल में कुछ और होगा, पता है क्या होगा, देखो इस इंटरवल में ऐसा होगा कि आपने x1 छोटा लिया, x2 बड़ा लिया, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, आपने x1 क्या लिया, छोटा, इस जगह पे x1 छोटा, इस जगह पे x2 बड़ा है, तो आपने x1 छोटा x2 बड़ा लिया, लेकिन y की वैल्यू तो सेम आ रही है ना दोनों में, तो इम्प्लाइज fx1 fx2 के बराबर है, क्या है, बराबर है। अब आप इन दोनों को मर्ज करो जरा, इन दोनों केसेस को मर्ज करो जरा, इस केस को एंड इस केस को मर्ज करके बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सोचो जरा, इसको मर्ज करूंगा तो मैं क्या कहूंगा, x1 जब आप छोटा लेते हो x2 से, तो fx1 की वैल्यू यहाँ पे छोटी है, यहाँ पे बराबर है, दोनों को मर्ज करेंगे इनइक्वालिटी तो क्या कहेंगे, लेस देन इक्वल टू fx2। सरल सी भाषा में बात करें, जब इक्वालिटी का डंडा लगा हुआ है तब जस्ट इंक्रीजिंग, हटा हुआ है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि पिछले ग्राफ में हम कहीं पर भी इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते, छोटे होने की ही बात करी जाएगी। यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा बीच में आ रहा है जहाँ पे इक्वल भी है फंक्शन, x1 छोटा x2 बड़ा है पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो छोटे होने के साथ साथ वो इक्वल भी है, तो सीधा सीधा रिलेशन फॉलो हो, साथ में इक्वालिटी का डंडा लगा हुआ हो, उसको कहेंगे इंक्रीजिंग। सीधा सीधा रिलेशन फॉलो हो, साथ में इक्वालिटी का डंडा नहीं लगा हुआ हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो पहला वाला एग्जांपल एक्चुअली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, पर अब मैं पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहता तो कंफ्यूजन होता। ठीक है, वन मोर थिंग, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसको जनरली ये भी कहा जाता है कि वो इंक्रीजिंग है, लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। वापस से, मैंने कहा कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है और बाय द वे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, तो आप ये ब्लेम नहीं कर सकते सर वो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, मैंने कहा इंक्रीजिंग तो था ना, इंक्रीजिंग तो था ना, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को इंक्रीजिंग बोला जा सकता है, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बड़ी डिग्री है, इंक्रीजिंग छोटी डिग्री है। ओके, तो अगर वो बड़ी डिग्री उसने अटेंड कर ली तो छोटी डिग्री तो ऑटोमेटिक अटेंड कर ही गई ना, अभी आप 12th पास हो तो ऑटोमेटिक 10th पास हो ना, तो स्ट्रिक्टली वर्ड आना बड़ी डिग्री है, 12th पास होना है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाले फंक्शन को इंक्रीजिंग भी कहा जा सकता है, जैसे मैंने कहा कि पहला एग्जांपल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का था, लेकिन मैंने डिनोट तो उसको शुरुआत में इंक्रीजिंग से किया और काम हमने समझ भी उसी से लिया, हाई एक्चुअली बड़ी डिग्री वाला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन जो छोटी डिग्री वाला है उसको थोड़ा कह सकते हैं कि तू बड़ी डिग्री वाला है, तो जो नेक्स्ट फंक्शन है वो जस्ट इंक्रीजिंग है, उसको आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे। समझ गए क्या, क्लियर है? ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड फाइंड वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि सर ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फिर क्वेश्चन ने ऐसा क्यों पूछा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसने ऐसे क्यों नहीं पूछा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन ने जस्ट कैजुअल बात कर ली, स्ट्रिक्टली वर्ड के बारे में फोकस नहीं किया। समझ गए, क्लियर है? अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाले की बात करें तो इसमें हमने क्या कहा, देखो यहां से यहां तक इस टाइम इंटरवल में, यहां से लेके और यहां तक अगर मैं सोचूं तो इसमें तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन फॉलो हो रही है, फिर यहां से लेके यहां तक बिल्कुल कांस्टेंट, और फिर यहां से यहां तक अगेन साउथ ईस्ट दो बार है, तो यानी कि डिक्रीजिंग तो है, लेकिन एक बीच में एक लाइन सीधी भी आई, इक्वल भी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, जस्ट डिक्रीजिंग, इसको हम क्या कहेंगे, जस्ट डिक्रीजिंग, बट वी कैन नॉट से इट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जबकि पिछला वाला जो एग्जांपल था दैट वाज द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब मैथमेटिकली बात करें, तो मैथमेटिकली बात करेंगे तो ये होगा कि जब आप x1 छोटा लो x2 से, तो रिलेशन तो उल्टा फॉलो हो, रिलेशन तो उल्टा फॉलो हो, ग्रेटर देन आ जाए, लेकिन डंडे के साथ, तो फिर इसको कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
इसको क्या कहेंगे, स्ट्रेट। और डंडा हट जाए तो, सॉरी उल्टा बोल दिया, डंडे के साथ आ जाए तो जस्ट डिक्रीजिंग। आप पहले तो चेक करो रिलेशन उल्टा है यानी डिक्रीजिंग, फिर चेक करो इक्वालिटी का डंडा है या नहीं है। तो डिक्रीजिंग तो है लेकिन इक्वालिटी का डंडा भी है तो डिक्रीजिंग है, लेकिन इक्वालिटी का डंडा नहीं है तो फिर वो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो स्ट्रिक्ट का मतलब क्या होता है, मेरे को बिल्कुल रत्ती भर भी लापरवाही पसंद नहीं, स्ट्रिक्ट हूं मैं। ओके, समझ गए। तो अब वो तो केवल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन मुझे बड़ा ही चाहिए, एक भी जगह बराबर नहीं चाहिए। मुझे लापरवाही पसंद नहीं, वो है स्ट्रिक्टली। इसको लापरवाही पसंद है, कहीं कहीं बराबर भी कर लेता है, तो ये स्ट्रिक्ट नहीं है इतना, ये कूल है। ठीक है ना, समझ गए, क्लियर है अभी। चलो, तो अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की अभी भी बात नहीं हुई। अभी तक केवल और केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस की, ग्राफ्स की जनरल कैजुअल अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी। तो पहले अब अपन ने नोट्स कंप्लीट करते हैं कि यहाँ तक अपने को लिखना क्या है एक्चुअली टॉपिक में, एंड देन वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट एंड देन कम टू द पॉइंट। अच्छा सर, हमको विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व करना है, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व करना है? सो चैप्टर का नाम क्या है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव। तो हमको तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व करना है, पर फिर भी एक्सरसाइज के शुरू के एक या दो क्वेश्चंस हम विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन उन्होंने विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव सॉल्व किया है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। चलो टॉपिक पे आओ, क्या कहता है ये, पढ़ते हैं एक बार, कैजुअल रीडिंग लगाते हैं। एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन और ए डिक्रीजिंग फंक्शन। कोई भी एफ एक्स नाम का फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। इस एक्सरसाइज में हमको यही तो पता लगाना है कि भैया आप इंक्रीजिंग हो, आप डिक्रीजिंग हो, या आप नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो। टू एनालाइज दिस, इसको एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी कैजुअल बात हो रही है, हम दो पॉइंट्स उठाते हैं x1 एंड x2, जो कि ऑब्वियसली उसके डोमेन से होने चाहिए, डोमेन से बाहर तो ले ही नहीं सकते हम। ठीक है, एंड स्टेट वेदर, और फिर हम ये स्टेटमेंट देते हैं कि क्या फंक्शन की वैल्यू बढ़ी या कम हुई बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ये नीचे कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको ध्यान में रखते हुए हम बता पाएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। कौन सा ऑब्जर्वेशन है, जो भी मैं आपको बता चुका हूँ सेम वही, अभी लिखने की बारी है। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन है कि अगर, चार ऑब्जर्वेशन या पांच ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं, देखो अगर x1 छोटा लिया आपने x2 से, उसका रिजल्ट क्या आया, इंप्लाइज का मतलब इससे रिजल्ट क्या आया, इससे रिजल्ट ये आया कि fx1 भी छोटा आया fx2 से, बट डंडे के साथ, तो क्या कहेंगे, देन द फंक्शन इज इंक्रीज। इधर x1 छोटा लिया x2 से, लेकिन विथआउट इक्वालिटी के डंडे से ये fx1 छोटा आ रहा है fx2 से, तो इसको क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, डिक्रीजिंग में अब रिलेशन उल्टा हो जाएगा, आपने x1 लिया x2 से छोटा, बट इंप्लाई क्या हुआ कि fx1 बड़ा है fx2 से डंडे के साथ, तो डिक्रीजिंग, और डंडे के बिना तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, x1 छोटा लिया आपने x2 से, इंप्लाई क्या हुआ, fx1 बढ़ाया विद डंडे से, तो रिलेशन उल्टा हो गया, जो लेस देन का साइन है वो ग्रेटर देन में बदल गया, और डंडा भी नहीं लगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये सारी बातें फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग टू द गिवन डोमेन स्थापित होनी चाहिए। इस चीज का मतलब समझे, फॉर ऑल, फॉर ऑल x1 x, इस चीज का क्या मतलब हुआ सर, देखो आपको मैंने कहा कि आपकी डोमेन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 से लेके 10 तक, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 10। ओके, तो आपने, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, सृष्टि ने तो ली 2 से 5 की वैल्यू में कंपैरिजन किया, इसने लिया 7, और दो वैल्यूज लेनी है ना आपको, तो इसने x1 x2 क्या लिया, 2 एंड 5, आपने x1 x2 क्या लिया, 7 एंड 9, दोनों तो उस गिवन डोमेन में। आपके हिसाब से लेट से इंक्रीजिंग आ रहा है, आपके हिसाब से लेट से डिक्रीजिंग आ रहा है, तो उसको हम ना तो इंक्रीजिंग कहेंगे ना डिक्रीजिंग कहेंगे। तो वो क्या कह रहा है कि गिवन डोमेन में x1 x2 के कोई से भी पेयर बनाओ, इनमें से एक बात स्थापित होनी चाहिए, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तभी आप रिजल्ट कहोगे कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मान लो किसी पेयर में इंक्रीजिंग हो रहा है, किसी पेयर में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो यू विल कंक्लूड कि ये तो नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। और यही इस वाले मेथड की सबसे बड़ा फीडबैक है कि आपको x1 x2 नामक सारे पेयर सोचने पड़ते हैं। आप किसी एक पेयर, ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने एक पेयर ले लिया तो बाकी लेने की जरूरत ना हो और पूरे डोमेन पे वो चीज अप्लाई हो जाए, ऐसा होता नहीं है। आपने जो लिए उसके अलावा आपको सारे पेयर लेने पड़ेंगे। इसीलिए ये इसकी मेथड की सबसे बड़ी फीडबैक है कि सारे थोड़ा ना ले सकते हैं, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सोचना पड़ता है। ठीक है। हम्म। हम्म। छोटी बड़ी होगी, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कह सकता हूँ, छोटी बड़ी, दो अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। जैसे मैंने कहा डोमेन है 2 से लेके 10, तो 2 से लेके 10 में कोई भी दो वैल्यूज बराबर, ऐसा नहीं कि सर मैं तो x1 भी 5 लूंगा और x2 भी 5 लूंगा, फिर तो कुछ रिलेशन ही नहीं निकल के आएगा। आज छोटी बड़ी दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज लोगे, अलग अलग वैल्यूज लोगे। मैंने डोमेन थोड़ा बड़ा कर दिया, नेगेटिव साइड भी आ गया, मैं -10 से +10 लेना, तो अब आप -10 से +10 में दो वैल्यूज ले सकते हो, चाहो तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लो, चाहो तो दोनों नेगेटिव ले लो, चाहो तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन वो दोनों वैल्यू आपस में छोटी बड़ी होनी चाहिए। आपस में नेगेटिव और पॉजिटिव होनी चाहिए ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आपस में छोटी बड़ी होनी चाहिए उसके डोमेन के अंदर।
ओके, और ऐसे सारे पेयर सोचने पड़ेंगे, तब जाके हम इस मेथड से कंक्लूड कर पाएंगे। हम्म। हाँ, x1 रख के f(x1) क्या निकला, जैसे फंक्शन दे दिया मैंने f(x) इक्वल टू 3x³ + 4x², तो आपने उसमें x ले ली 3, तो उससे f(x) क्या निकला। फिर आपने x ले लिया 7, उससे f(x) क्या निकला। अब आप कंपेयर करोगे, x छोटा लिया था और x2 बड़ा लिया था, x1 छोटा लिया था, x2 बड़ा, अब f(x1) और f(x2) कंपेयर, अच्छा f(x1) भी छोटा है, f(x2) भी बड़ा है ना, तो सीधा रिलेशन फॉलो हुआ है इंक्रीजिंग। लेकिन ये तो एक ही पेयर लिया ना आपने। अब उसके डोमेन में मान लो -10 to 10 है, सारे पेयर लेके सोचने पड़ेंगे, तो सारे पेयर लेके हम सोचेंगे तो दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये कैजुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मेथड ठीक है, बट हम कैजुअली एक एक दो दो पेयर के x1 और x2 नामक जो नंबर्स का सेट बनता है, पेयर बनता है, वो हम सारे पेयर गिवन डोमेन से नहीं उठा सकते। वो क्या कहता है, फॉर ऑल। वो क्या कहता है, फॉर ऑल सारे x1 x2 नामक पेयर के लिए ये बात स्थापित होनी चाहिए। समझ गए। ठीक है, बताओ। हम्म। 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 1 to 10 आप x1 और x2 के कितने पेयर ले सकते हो, बताओ। 10। बताओ 10 पेयर्स कौन कौन से, बोल के बताओ, 10 तो उंगली में। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, 10p2। 10p2 नहीं, 10c2 सेलेक्ट ही करना है ना। 10c2, 10c2 भी बहुत बड़ा नंबर होता है, 10 × 9 90। और ये तो तब है जब आप इंटीजर्स सोच रहे हो, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल नंबर्स, बीच के नंबर्स कौन सोचेगा। सो वी कैन टेक इनफाइनाइट पेयर्स। अब आपने कहा कि सर मैंने 2 पेयर लिए थे, दोनों में इंक्रीजिंग आया था, तो हो सकता है आपने 2 पेयर वही लिए जिसमें वो आके में इंक्रीजिंग था, इत्तेफाक से आपने वो पेयर उठाया ही नहीं जिसमें वो डिक्रीजिंग था। सो आपने जो 2 पेयर लिए वो पत्थर की लकीर थोड़ा ना हो गई कि इसमें इंक्रीजिंग है तो ओवरऑल फंक्शन। यस, ये इस मेथड की सबसे बड़ी फीडबैक है। अगर इसमें ऐसा नहीं होता कि सारी चेक करनी होती, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की जरूरत ही नहीं थी, हम वैसे ही पता लगा लेते। तभी तो डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही है। अब आएगा ना, अब आएगा कि डिफरेंशिएशन टेक्निक को यूज करके हम कैसे पता लगा सकते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वो चीज। वो हाँ। हाँ, डोमेन तो देगा, और कुछ नहीं देता है बाय द वे, कुछ भी डोमेन नहीं देता है तो फिर सारी रियल नंबर डोमेन होती है। अगर किसी फंक्शन में उसने नहीं कहा कि डोमेन नहीं बताई, तो फिर सारी जितनी भी रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर नहीं आएंगे उसमें, सारे भी रियल नंबर आपके डोमेन का हिस्सा है। फिर वो सारे डोमेन में चेक हो रही, सारे रियल नंबर वाले डोमेन में चेक हो रही। और डोमेन दे भी दे तो भी ये मेथड काम का नहीं है ना। अरे मैंने तो डोमेन 1 से लेके 3 तक ही दे दी, 1 से लेके 3 तक भी इनफाइनाइट पेयर्स हैं, तो ये मेथड तो काम का है ही नहीं एक्चुअली, है ना, ये तो बस समझाने के लिए था। ठीक है, चलें आगे अभी। ओके। अब एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स की बात करें कि हाउ विल वी यूज, उससे पहले ग्राफ्स की बात करी थी हमने, तो पांचों के ग्राफ्स देख लो। देखो पहला ग्राफ वैसे मैंने बना के बता दिया, वही सब है। बड़ा, थोड़ा बराबर हुआ, कांस्टेंट हुआ, फिर बड़ा, तो इंक्रीजिंग है जस्ट, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो बड़ा है। जैसे सपोज करो विराट कोहली का ग्राफ मैंने कहा कि जब वो आया था 2012 में और अभी 2024 में, हाँ ओवरऑल बड़ा है, हाँ बीच में एक ऐसा फेस आया जहाँ वो कांस्टेंट रहा है, लेकिन ओवरऑल तो बड़ा ही है। पूरे अपने एंटायर कैरियर में कभी नीचे नहीं गिरा, तो इंक्रीजिंग तो कहेंगे, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कहेंगे क्योंकि एक बार बराबर हुआ। ठीक है। ठीक है, ये कहूंगा मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किसी प्लेयर का ग्राफ बिल्कुल बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बीच में कहीं भी कांस्टेंट भी नहीं हुआ, तो इंक्रीज हुआ और स्ट्रिक्ट तरीके से इंक्रीज हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका उल्टा करते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इनको मोड़ दें अगर हम, तो देखो ये इसको डिक्रीजिंग कहेंगे, घटा, लेकिन एक बार संभला, फिर घट गया, है ना। ये एक्चुअली लाइन भी थोड़ी सी ऐसे बनी हुई है, सीधी है ये ना, क्योंकि ये भी डिक्रीजिंग है, अगर इस लाइन को देखें तो ये भी डिक्रीजिंग है कायदे से। तो ये देखा जाए तो अभी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ही है, थोड़ा गलत बना हुआ है ना। इसको सीधा करेंगे तब जाके ये इक्वालिटी वाली बनेगी, ठीक है। और ये जो है तो ये घटता ही है, घटता ही घटता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो चारों के ग्राफ समझ में आए, और जो दोनों काम फॉलो करे वो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जैसे कि ये है, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, समझ आया। किसका ग्राफ है ये, साइन थीटा का। तो साइन थीटा अगर आप इधर इंक्रीज हो रही, 0 से 1 हो जाती है, 1 से फिर -1 हो जाती है, बढ़ भी रही है वैल्यू, कम भी हो रही है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एनालिसिस, एनालिसिस थ्रू डेरिवेटिव्स। हम तो एक्सरसाइज में से कोई एक ही क्वेश्चन करेंगे विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स, वो भी शगुन का, भाई चलो इससे भी पता लगा सकते हैं क्या। लेकिन हम उधर भी ये देखेंगे कि अभी भी रिस्क है कि पता नहीं है हमने जो पता लगाया वो सही है नहीं है। यहाँ पे गारंटी है ना, कि अभी तो चैप्टर का नाम ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, तो उसका इस्तेमाल तो किया जाएगा ना। तो अब वापस पहले कैजुअल बात कर लें, वापस आ जाओ, मैं ग्राफ बनाता हूँ, और विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स हम कैसे पता लगाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। सो लेट मी ड्रॉ अगेन 2 ग्राफ्स, एक इंक्रीजिंग का, मैं जान करके इंक्रीजिंग का बना रहा हूँ,
है ना, और इधर वही डिक्रीज। ठीक है, एक ग्राफ मैंने वही पहले जैसा बनाया इंक्रीजिंग, एक ग्राफ मैंने पहले जैसा बना दिया डिक्रीज। ये थोड़ा सा कर्व्ड बनाता हूँ। अच्छा, ठीक है, इधर भी थोड़ा कर्व्ड ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं लगनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन से फिर समझ में कम आता है। ठीक है, डन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पहले की तरह बना दिया। अब हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे हम पता लगाएंगे कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इसकी बात करते हैं। तो उससे पहले हम ये बात करते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास एक फंक्शन गिवन है, ओके, तो मैं कहूंगा इसका डेरिवेटिव बताओ इस फंक्शन का। तो आप कहोगे किस पॉइंट पे, आप क्या कहोगे, इस पॉइंट पे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अलग अलग डेरिवेटिव है। तो मैंने कहा इस पॉइंट पे ऑब्वियसली फंक्शन लाइंग ऑन द ग्राफ, पॉइंट लाइंग ऑन द ग्राफ होना चाहिए, जिस पॉइंट पे मैं ऐसे होना कहूंगा इस पॉइंट पे बताइए, तो पॉइंट इस पे आ ही नहीं रहा है। तो आई विल से इस पॉइंट पे बता दो। तो आप कैसे बताओगे इसका डेरिवेटिव, इस पॉइंट पे इसके डेरिवेटिव का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे इसके डेरिवेटिव का मतलब है, हमने सीखा है, हालांकि इस वाले चैप्टर में वो टॉपिक कट गया, लेकिन हमने सीखा है इस पॉइंट पे इस कर्व की जो टेंजेंट बनेगी, उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, वो स्लोप ही इस कर्व का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव। बाय द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बात कर रहा हूं मैं। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या कर्व एट अ पॉइंट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट टू द कर्व। इस कर्व की तरफ जाती हुई टेंजेंट उस पॉइंट को पर छुट्टी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो बनाती हुई का जो स्लोप होगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा से। ये जो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी, उसका टेन थीटा जो मैं निकालूंगा वही स्लोप होगा, और वही स्लोप एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स होगा एट एक्स इक्वल टू जो भी ये पॉइंट है। ठीक है, ठीक है। अब सर ये डेरिवेटिव निकाल के हम कैसे पता लगा पाएंगे, देखो ध्यान से कैसे पता लगा। टेंजेंट का स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव का मतलब पता चल गया ना, किसी एक पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब पता चल गया ना। अब मैं चलूँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ पे, आइए इस कर्व पे आपकी मर्जी हो जहां पे आप टेंजेंट बनाओ, जैसे मैंने यहाँ बनाया, टेंजेंट बनाओ दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालो, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालो। किसने कहा सर मैं यहाँ निकालूं, निकाल ले, यहाँ निकाल ले। थोड़ा सा टेंजेंट इतनी स्पेसिफाइड नहीं बन पा रही है, ठीक है ना, मतलब छू के ही निकलती टेंजेंट, समझते हो आप, फ्री हैंड से ऐसे ही बना रहे हैं हम। लेट से किसने कहा सर यहाँ भी बना दो, चलो ये ले यहाँ भी बना देते। आपने हर बार जब भी डेरिवेटिव निकाला, टेन थीटा यहाँ निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया, चेक करो एक्यूट एंगल बन रहा है नहीं बन रहा है। और एक्यूट एंगल मतलब 0 to 90, 0 to 90 टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नहीं होती। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब थीटा एक्यूट, यानी टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा ही तो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव। जब जब स्लोप पॉजिटिव हो तब तब फंक्शन इंक्रीजिंग है। यूं कह दूं जब जब डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव हो, स्लोप मतलब डेरिवेटिव है ना, इस फंक्शन पर जब जब एफ डैश एक्स, जिसको अपन डेरिवेटिव कहते हैं, डिफरेंशिएटेड कहते हैं फंक्शन, उसकी वैल्यू पॉजिटिव निकले, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो निकले, तब तब फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इंप्लाइज एफ एक्स जो ओरिजिनल फंक्शन था वो इंक्रीजिंग है। डन, ओके। इधर आओ, इधर आओ, है ना। अब इधर एक पॉइंट पे मैंने डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करी, दैट मीन्स वही टेंजेंट बनाया, स्लोप बनाया। तो अब ऐसे मत कहना कि सर ये निकाल लो थीटा, अरे टेन स्लोप का मतलब होता है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से सोचना, नेगेटिव साइड से कैसे सोच रहे हो। सो यू विल फाइंड द स्लोप यूजिंग दिस थीटा, नॉट दिस थीटा। और ये थीटा आप देख पा रहे हो ऑप्ट्यूज है, 190 से बड़ा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, दैट मीन्स ये थीटा यहाँ पे ऑप्ट्यूज है, थीटा ऑप्ट्यूज है, दैट मीन्स टेन थीटा नेगेटिव है यानी लेस देन जीरो है, और टेन थीटा नेगेटिव है दैट मीन्स स्लोप नेगेटिव है, और स्लोप ही तो एफ डैश एक्स होता है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे कुल मिला के नेगेटिव है, इसीलिए ही तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। सर ये तो आपने एक पॉइंट पे चेक किया, आपकी मर्जी है किसी पॉइंट पे चेक कर लो, यहाँ पे हर हाल में
वो एक्यूट एंगल बनाएगा, यहाँ पे हर हाल में वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। किसी ने कहा यहाँ चेक करो, किसी ने कहा यहाँ चेक कर लो, ये कर ले चेक। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं एंड लेट्स सी ये। तो अभी भी तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ही बनाएगा, एक्यूट बना सकता है क्या? नो। तो डिक्रीजिंग ग्राफ पे आप कहीं पर भी डेरिवेटिव बनाओगे, मतलब स्लोप टेंजेंट खींचोगे, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और इंक्रीजिंग ग्राफ पे आप जब भी बनाने की कोशिश करोगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगी विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम विद द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? ओके। अब किसी ने कहा, हाँ डाउट, किसी ने कहा कि सर सीधा फंक्शन हो तो सीधा फंक्शन अगर है, लेट्स से उसको भी कंसीडर कर लेते हैं। ये ग्राफ मेरा कर्व एक स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? तो आप कहोगे या तो 0 डिग्री मान लो या पाए मान लो। पाए मतलब 180। या तो 0 मान लो या पाए मान लो। इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, इधर से देखूंगा 0, उधर से देखूंगा 180। तो 0 या 180 पे टेन क्या होता है? 0 ही होता है। टेन टेन जीरो भी 0 होता है और टेन पाए भी 0 ही होता है, मानते हो ना इस बात को? तो टेन थीटा अगर 0 हो रहा है दैट मीन्स डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो डेरिवेटिव 0 हो रहा है तब फंक्शन कांस्टेंट है। यानी कि तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि डेरिवेटिव 0 हो रहा है, एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो फंक्शन कांस्टेंट है, एफ एक्स इज कांस्टेंट, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल एक सीधी लाइन को वो फॉलो कर रहा है। तो अब अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लें तो हम क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स बड़ा भी है बराबर भी, यानी क्या कहेंगे? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहेंगे। क्या कहेंगे? बड़ा भी है बराबर भी है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उस केस में इंक्रीजिंग के साथ कांस्टेंट भी, और इंक्रीजिंग के साथ कांस्टेंट का मतलब होता है जस्ट इंक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यानी कि एफ डैश एक्स जब आप चेक कर रहे हो तो वो इक्वालिटी बड़ा तो है 0 से, बट वो 0 के बराबर भी है या नहीं है वो चेक करना पड़ेगा। सेम वही डंडे वाला केस, अगर डंडा लगा हुआ है तो वो जस्ट इंक्रीजिंग है। उसमें भी तो ये देखते थे, कैजुअल में भी तो ये देखते थे कि उसमें डंडा लगा हुआ होता था तो जस्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता था, स्ट्रिक्टली नहीं होता था। अभी अगर मैं इसको इस वाले केस को सोचूं तो एफ डैश एक्स बड़ा भी है बराबर भी है, तो यानी कि इंक्रीजिंग भी है कांस्टेंट भी है। इंक्रीजिंग और कांस्टेंट भी है तो जस्ट इंक्रीजिंग ही माना जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं माना जाएगा, एक जगह तो बराबर भी है ना वो। लेकिन अगर आपको ये इंफॉर्मेशन की नहीं, जस्ट वो एग्जैक्टली बड़ा है, वो बराबर नहीं है 0 के, तब आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहेंगे। तो ग्रेटर देन 0 यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी जस्ट इंक्रीजिंग। सिमिलरली जस्ट लेस देन 0 आ जाए तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, लेकिन डंडे के साथ आए लेस देन और इक्वल टू 0, लेट्स से ये दोनों केस कंसीडर कर लें, तो इसमें एफ डैश एक्स 0 से बराबर भी है छोटा भी है, तो इस बात को क्या कहूंगा मैं? एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 कहूंगा, कहूंगा ना? तो इस केस में जस्ट डिक्रीजिंग होगा क्योंकि कांस्टेंट भी हो रहा है और डिक्रीजिंग भी हो रहा है। लेकिन अगर केवल इधर राइट साइड वाला केस कहें तो उसको क्या कहेंगे? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगेन आप कहोगे कि सर फिर जब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था तो आपने उसको इंक्रीजिंग क्यों कहा? अरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग तो है ना। अब स्टार्ट टॉपिक समझाना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेंगे तो कंफ्यूजन होगा। था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन जस्ट मैंने उसको उस टाइम इंक्रीजिंग ही कहा था, लेकिन था वो क्या? वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। जस्ट इंक्रीजिंग कैसे होगा? जब साथ में एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का भी कोई स्कोप हो, चांस हो भाई ये भी 0 भी हो सकता है। समझ गए क्या? ओके, क्लियर है? अब जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा, ये चीज आप समझ पा रहे हो? तो डेरिवेटिव हम कैसे पता लगाते हैं? बोलो। डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, फिर क्या देखते हैं उसको कि तू पॉजिटिव है या नेगेटिव, जस्ट। अब आपको दो वैल्यूज नहीं सोचनी यहाँ पे, आपको तो ये देखना है ये जो एफ डैश एक्स निकला है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, और 0 भी हो सकता है क्या? तो अगर 0 से बड़ा है तब तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और 0 या 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, है ना? 0 से जस्ट बड़ा है, बराबर नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, कि एक पॉइंट पे 0 के बराबर भी है और बाकी सारे पॉइंट्स पे बड़ा है, तो जस्ट इंक्रीजिंग, जस्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, उल्टा करें। अब डेरिवेटिव 0 से छोटा है, बस जस्ट छोटा है ना, बराबर नहीं है, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर डंडा लगा हुआ है तब जस्ट डिक्रीजिंग। आप ऐसे मानो डंडा लगता है तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लग सकता, स्ट्रिक्टली वर्ड और डंडे के 36 का आंकड़ा है। जब डंडा लगेगा इक्वालिटी का, चाहे से कैजुअल केस में देख लें या एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में देख लें, दोनों में ये चीज फॉलो हो रही है, वो डंडा लगेगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं लग सकता, डंडा हटेगा तो स्ट्रिक्टली वर्ड लगेगा। सरल सी बात में हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले उसके नोट्स पढ़ते हैं और फिर कुछ और ऑब्जर्वेशन है, बाकी आपका टॉपिक इंट्रोडक्शन हो चुका है ना। चलो, ये क्या कहता है? लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस इन
दिस इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन दिस इंटरवल। अब देखो, जब अपन डेरिवेटिव्स का यूसेज कर रहे हैं तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी तो डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, और आपको पता है किसी भी डोमेन के एंड पॉइंट्स पे फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं की जा सकती। जैसे मैंने कहा 3 to 7 में आपको चेक करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आप तो 3 to 7 में उसको डिफरेंशिएबल करोगे। तो 3 to 7 में आप एक्जैक्टली 3 और एक्जैक्टली 7 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि कोनों पे तो क्या होता है, टेंजेंट बन ही नहीं पाता है, एक यूनिक टेंजेंट नहीं बन पाता। तो देखो, अगर आपको इंटरवल ये गिवन है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी ये इंटरवल की बात करेंगे, चेक नहीं करनी है आपको, जस्ट ये बात बता रहा है भाई। जब जैसे सपोज करो मैंने कहा भाई मेरे को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अनुष्का की हेल्प चाहिए, तो अनुष्का की सारी बातें माननी पड़ेगी। अनुष्का कहेगी सर मैं तो सुबह 7 बजे ही फ्री हूँ, आप देख लो। अब मेरे को उसके साथ चलना पड़ेगा ना। अब आप डेरिवेटिव्स का सहारा ले रहे हो ना, तो डेरिवेटिव्स कहेंगे मुझे डिफरेंशिएबल तो कर फंक्शन को। जब तक फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है तो डिफरेंशिएशन कैसे कर लिया तूने। ओके, सो उसकी सारी बात पानी पड़ेगी, इसलिए ये बात लिखी हुई है। ठीक है, तो एफ एक्स कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड आंसर में रियल नंबर आना चाहिए। कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में जिसमें चेक किया जा रहा है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस हो और ओपन इंटरवल में वो डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये जस्ट डेफिनेशन की बात है। तो केसेस बना रहे हैं, अगर ग्रेटर देन जीरो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेस देन जीरो तो स्ट्रिक्टली। अब हालांकि यहाँ पे 3 ही केसेस लिखे हुए हैं, बाकी 5 केसेस बन सकते हैं, चाहो तो आप आपके नोट्स में 5 केसेस लिख देना। ठीक है, तीसरा केस है अगर इक्वल टू जीरो तो फंक्शन कांस्टेंट, है ना। अगर डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो तो फंक्शन कांस्टेंट, बड़ा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, छोटा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर कॉम्बिनेशन यूज करें, जैसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें यानी डंडा भी लग जाए, तो फिर स्ट्रिक्टली वर्ड हट जाएगा, जस्ट डिक्रीजिंग। और अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करें यानी कि फिर डंडा इसमें भी लग जाएगा, तो फिर जस्ट इंक्रीजिंग। आप चाहो तो आपकी नोट्स में 5 केसेस नोट कर लेना, बाकी यहाँ पे 3 नोटेड है, पता नहीं अब याद नहीं है तो उस टाइम 3 क्यों नोट किए हमने। चलो ठीक है ना, 5 केसेस डिस्कस हो गए। अब सुनिए, अब सवाल यह है कि जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो आएगा तब फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज, स्ट्रिक्टली वर्ड को एक बार भूल जाओ, मैं पूछ ही रहा हूँ, बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से बताओ। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, है ना। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस, जब एफ डैश एक्स लेस देन जीरो तब कंक्लूजन फंक्शन इज डिक्रीज। फाइन, सवाल है मेरा, इस बात को प्रूव करो। अब ग्राफ बनाने थोड़ा ना बैठेंगे, ग्राफ बनाने थोड़ा ना बैठेंगे, क्योंकि ग्राफ बनाएंगे तो फंक्शन तो बताओ। जैसे मैं फंक्शन बताऊंगा 2x² + 3x, तब आप अलग अलग वैल्यूज लेके ग्राफ बना दो, मैं फंक्शन बताऊं नहीं। जस्ट इस बात को प्रूव करो विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरम। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन केवल और केवल 1 नंबर का ही आता है, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो हम कैसे प्रूव करें कि एफ डेरिवेटिव बड़ा तो फंक्शन बड़ा और डेरिवेटिव छोटा तो फंक्शन छोटा। ठीक है, स्टार्ट करें प्रूफ को। छोटा सा प्रूफ है, देखो हमने ये सीखा था डेरिवेटिव चैप्टर में, पिछले चैप्टर के मतलब इससे सीक्वेंस में जो पिछला चैप्टर है उसकी लास्ट एक्सरसाइज थी एक मीन वैल्यू थ्योरम, 8वीं एक्सरसाइज। सृष्टि की कट गई मेरी तो, है ना, कट गई है, कट गई है, पर फिर भी पढ़ाया मैंने, पढ़ाया। हाँ, सो मीन वैल्यू थ्योरम क्या थी एक बार रिवाइज करवाते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल गिवन है a, b, तो इसके बीच में आराम से, गिरा टूट गया क्या देखो, तो इसके बीच में कोई सी नामक पॉइंट जरूर होगा, कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार जरूर होगा, जहां पर मैं इसके डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लूं तो वो वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए के बराबर आएगी। अब कंटिन्यूटी से ही रिलेटेड था ये टॉपिक। अब आप मीन वैल्यू थ्योरम के उस टॉपिक को एक बार घर जाकर रिवाइज करना कि एक्चुअली टॉपिक क्या था, अभी मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूँ। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, एक थ्योरम है, ये क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल तो होना ही चाहिए, तो इसके इस इंटरवल में एक पॉइंट मिनिमम ऐसा जरूर आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है पर मिनिमम एटलीस्ट एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर होगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जहां पे एफ डैश की वैल्यू इसके बराबर आई नहीं। जैसे मान लो मैंने इंटरवल दी 3 से लेके 10, अब 3 से लेके 10 में वो 0.7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, या 2 भी हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है तो 3 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, बट मिनिमम एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पे एफ डैश सी की वैल्यू इसके बराबर आएगी। ओके, ये चीज समझ में आई।
अब इसके सहारे अपन क्या करेंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। करना शुरू करें। ओके, वही ए से लेके बी तक मैंने एक इंटरवल ली। अब ए और बी ना यूज करके उसको x1 और x2 यूज कर लूं। मैंने x1 और x2 दो पॉइंट्स लिए एक फंक्शन की डोमेन से, बिलोंगिंग टू द डोमेन। ओके, अब जैसे मैंने ये लिए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने x1 x2 कैसे लिए, बराबर लिए या छोटे बड़े लिए। तो ऑब्वियसली मैंने छोटे बड़े लिए। छोटे बड़े लिए तो किसको छोटा माना किसको बड़ा, तो आप स्पेसिफाई पहले ही कर लो। मैंने इसको छोटा माना है और मैंने इसको बड़ा माना, आप चाहो तो उल्टा भी मान सकते। मैंने x1 छोटा माना और x2 बड़ा माना। अब क्या हुआ, x1 छोटा है x2 बड़ा है। तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है कि इसके बीच में एक पॉइंट C नामक ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी क्या होगा, बताओ, f(x2) माइनस f(x1) डिवाइड बाई x2 माइनस x1 होगा। होगा। एक बार x2 माइनस x1 को इस एफ डैश सी से मल्टीप्लाई करा दूं मैं, सो इट इज लाइक एफ डैश सी मल्टीप्लाइड बाय x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या आ गई, f(x2) माइनस f(x1). डन। अब कुछ एनालिसिस करो। आपने क्या लिया था, x1 छोटा x2 बड़ा, x1 छोटा x2 बड़ा। तो x2 माइनस x1 हर हाल में पॉजिटिव होगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो। वो छोटा है बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाएंगे तो हर हाल में पॉजिटिव होगा। ओके, ये पॉजिटिव है। अब किसी ने कहा कि ये बताओ ये पॉजिटिव है क्या। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का पता कैसे लगाएंगे, इसका सारा दारोमदार एफ डैश सी पर है, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव वो भी पॉजिटिव, और अगर ये नेगेटिव तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव वो नेगेटिव। यानी कि एफ डैश सी पॉजिटिव तो वो पॉजिटिव, और एफ डैश सी नेगेटिव तो वो नेगेटिव, क्योंकि ये भाई साहब तो पॉजिटिव होके फ्री होके बैठ गए। समझ गए। एफ डैश सी पॉजिटिव तो आरएचएस वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, एफ डैश सी नेगेटिव तो आरएचएस वाली क्वांटिटी नेगेटिव। यस और नो। तो मैं इन दोनों बातों को लिख दूं, एफ डैश सी पॉजिटिव इंप्लाइज आरएचएस वाली क्वांटिटी यानी कि f(x2) माइनस f(x1) पॉजिटिव, यानी कि इसकी वैल्यू भी ग्रेटर देन 0। दूसरा केस, ये पहला केस। दूसरा केस, अगर एफ डैश सी नेगेटिव, अगर एफ डैश सी नेगेटिव तो इंप्लाइज आरएचएस वाली क्वांटिटी भी नेगेटिव। आरएचएस वाली क्वांटिटी क्या है, f(x2) माइनस f(x1), ये भी लेस देन 0 होगी। अब अपने को वो सॉल्व करना आता है इनइक्वालिटीज। इस माइनस को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये f(x2) ग्रेटर देन f(x1). ओके, अच्छा उसको भी उल्टा करके लिखें तो f(x2) को अगर मैं इधर लिख दूं तो f(x1) लेस देन f(x2). ओके, इस इधर आइए, इधर इसको उधर भेजो जरा। तो इट इज लाइक f(x2) लेस देन f(x1), और जब इसको भी इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ये f(x1) ग्रेटर देन f(x2). अब सुनिए जरा, आपने स्टार्ट कहां से किया था, x1 लेस देन x2 से आपने स्टार्ट किया था। किससे स्टार्ट किया था, आपने खत्म कहाँ किया। तो x1 अगर x2 से छोटा लिया, उससे रिजल्ट f(x1) f(x2) से छोटा आया, तो ये किसकी निशानी थी, तो सीधे रिलेशन की निशानी थी, इंक्रीजिंग। तो एफ डैश सी के ग्रेटर देन 0 लेने से इंक्रीजिंग प्रूव हुआ कि नहीं हुआ। आपने स्टार्ट यहां से किया था लेकिन खत्म यहां पे किया। ऐसा कब कर पाए, जब एफ डैश सी की वैल्यू लेस देन 0 ली। तो इससे प्रूव हो गया कि एफ डैश सी लेस देन 0 है तो रिलेशन उल्टा रहेगा, उल्टा रहेगा तो फंक्शन दिखेगा। सो दिस इज द प्रूफ। ठीक है। सो एक या दो नंबर का ये प्रूफ बन सकता है, अभी अपन नोट्स में भी लिखेंगे इसको। ठीक है, यानी कि इसको पॉजिटिव नेगेटिव होना एफ डैश सी पे डिपेंड कर रहा है ना, तो एफ डैश सी जैसा जैसा होगा वैसा ही पॉजिटिव नेगेटिव होगा, यानी डेरिवेटिव रोल का रोल है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करने में, यानी कि इसको छोटा बड़ा करने में। कौन सी वाली, अच्छा आपने स्टार्ट ही उल्टे से किया। अच्छा जी ठीक है, वो भी देख लो। सर मैंने स्टार्ट ही उल्टे से किया था, तो अब देखो क्या क्या चेंजेस होंगे। x1 मैंने बढ़ा लिया था x2 से, तो अब ये भाई साहब नेगेटिव है हर हाल में। तो अब उल्टा होगा, ये पॉजिटिव तो वो नेगेटिव, ये नेगेटिव तो वो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। तो ये साइन उल्टा, ये साइन ऐसे, ये साइन ऐसे, ये साइन ऐसे। अब आपने इससे स्टार्ट किया था, x1 बढ़ा लिया था x2 से, देखो f(x1) बढ़ाया है, सीधा रिलेशन ही हुआ ना, इंक्रीजिंग। आपने x1 बढ़ा लिया था, देखो f(x1) छोटा है। तो आप स्टार्ट कहां से करो, पर जहां से स्टार्ट करो उसको फिक्स करो फिर पूरे क्वेश्चन में।
हम जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्या लेते हैं, x1 x2 दो पॉइंट लेते हैं, x1 छोटा x2 बड़ा। लेकिन अगर आपने उल्टा से स्टार्ट किया है तो भी रिलेशन तो वही स्थापित हो, क्योंकि फिर इधर क्या हो जाएगा, अगर आपने x1 बड़ा लिया x2 छोटा लिया तो x2 माइनस x1 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा तो एफ डैश सी का रिजल्ट उधर उल्टा पड़ेगा। एफ डैश सी पॉजिटिव है तो उधर नेगेटिव, नेगेटिव है तो उधर पॉजिटिव। फिर आप जब ये रिजल्ट्स बनाओगे तो अंत में बात वही आएगी कि आपने x1 बड़ा लिया था तो f(x1) बड़ा आया, और x1 बड़ा लिया था तो f(x1) छोटा आया। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। ओके, चलो तो इस प्रूफ को हम कैसे लिखेंगे हमारे नोट्स में। प्रूफ है ये इस चीज का जो हमने ऊपर रिजल्ट्स लिखे। अच्छा, एक और दो लिखा हुआ है, यानी दोनों केसेस हैं शायद, देख लेते हैं। आप जो कहते हैं ना दूसरा केस वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। x1 x2 बी एनी टू पॉइंट्स इन द गिवन डोमेन, ए कोमा बी मान लो उसकी डोमेन है, सच दैट, अब आपने पहला केस लिया कि x1 छोटा है x2 बड़ा है। नाउ बाय मीन वैल्यू थ्योरम वी स्टेट दैट, तो हम मीन वैल्यू थ्योरम से क्या स्टेटमेंट दे पाएंगे कि ऐसा सी नामक पॉइंट ए कोमा बी में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। देयर इज सम पॉइंट, देयर एग्जिस्ट सम पॉइंट, एक पॉइंट तो कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, ताकि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन आ जाए। इसमें अपन वही जो अभी मैंने काम किया, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इस क्वांटिटी को इधर। जैसे मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो अब ये तो पॉजिटिव है, तो एफ डैश सी पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके अलग अलग केसेस बना लो। तो मैंने पहले एफ डैश सी को ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव लिया, क्या लिया, पॉजिटिव लिया, और एक्स टू माइनस एक्स वन पहले ही पॉजिटिव था, तो ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी कि आरएचएस या एलएचएस दूसरी वाली साइड हर हाल में पॉजिटिव, और ये हर हाल में पॉजिटिव, तो एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन। एफ एक्स टू ग्रेटर देन एफ एक्स वन को सीधा करके लिखा तो एफ एक्स वन छोटा एफ एक्स टू से, तो टेकिंग एक्स वन लेस देन एक्स वन लेस देन एक्स टू लेने से एफ एक्स वन भी एफ एक्स टू से छोटा आया, सो द कंक्लूजन इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग व्हेन डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। जब डेरिवेटिव पॉजिटिव लिया तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, प्रूव्ड। तो एक ही केस लिया, दूसरा लिया नहीं, आप चाहो तो नोट्स में दूसरा केस भी ले लेना, उसमें जो आपने अभी बात बताई उसका उल्टा करते हैं। डन, तो प्रूफ भी हो गया, यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाकई में काम करता है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, हमने वैसे भी मैथमेटिकली भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर दिया। हाँ, ग्राफ पूछेगा ही नहीं है, मैंने क्या कहा, आगे के ग्राफ बनाने के लिए इस वाली एक्सरसाइज में आपको देगा ही नहीं कि आप ग्राफ बनाओ बैठ के। हाँ, ग्राफ आपको रिलेशन फंक्शन वाली एक्सरसाइज में किसी फंक्शन का ग्राफ दे के पूछ ले तो बात अलग, क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है, अभी रिलेशन फंक्शन थोड़ा ना चल रहा है कि उसका ग्राफ बनवाएगा। आपने अपने आंसर का प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा में ग्राफ बना रखा है, वो आपकी सोच है। जैसे किसी किसी फंक्शंस में, किसी किसी क्वेश्चन में हम आगे के ग्राफ बनाते हैं, भाई सपोर्ट हो जाएगा हमारा, देखने वाले को अच्छे से समझ में आएगा, चेक करने वाले को अच्छे से मार्क्स वो देगा, वो एक अलग बात है। बाकी वो आगे से डिमांड नहीं करेगा कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आप इसको प्रूव करो। ठीक है, ओके। अब क्या बचा सर, अब बस एक चीज बची है, और वो है कुछ भी नहीं। ठीक है, वो वाली चीज अपन ने डिस्कस कर ली ना, स्ट्रिक्टली वर्ड वाली अपन ने डिस्कस कर ली। हाँ, एक चीज मैं आउट ऑफ द वे जाके आपको समझा रहा हूँ, एंड देन वी आर डन, है ना। फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ सकते हैं। सवाल ये है, उसके लिए मैं साइन थीटा का ग्राफ बना रहा हूँ। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, साइन थीटा का ग्राफ आप सब जानते हैं, बहुत ही बेसिक सा ग्राफ है 11th 12th वालों के लिए, तो रिलेशन फंक्शन एक्चुअली शुरू ही वहां से होता है ना। इस साइड का बनाता हूँ मैं, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आपको पता है बेटा, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे जीरो से जीरो पे जीरो, पाई बाय टू पे वन, फिर पाई पे अगेन जीरो, एंड देन फिर जीरो के बाद आ जाओ 3 पाई बाय 2 पे वो -1, और 2 पाई पे वापस जीरो, एंड सो ऑन, वो चलता जाता है आगे 5 पाई बाय 2 पे वापस वन, वन और -1 के बीच में घूमता ही रहता है। तो कुछ एक वैल्यूज भी डाल दूं मैं, जैसे कि ये तो है जीरो, यहाँ पे है वैल्यू पाई बाय 2, यहाँ पे पाए, एंड देन फिर यहाँ पे 3 पाई बाय 2, एंड देन फिर यहाँ पे 2 पाई। ओके, और 2 पाई प्लस पाई बाय 2 एक बार और कर लो तो 5 पाई बाय 2, काफी। ठीक है, और इसकी फंक्शन की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे वन, वहाँ पे -1, वहाँ पे वन, वहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और -1 के बीच में इसकी फंक्शन की वैल्यू घूमती रहती है ओवर द इंटरवल्स। ठीक है, ये यहाँ पर भी वन। ओके, सो ये तैयार है बिल्कुल, एफ एक्स का, इसका साइन थीटा का ग्राफ। ठीक है, एक बार ये वन और -1 हटा देता हूँ मैं, बाकी चीज समझने में दिक्कत आएगी। बाकी वन और -1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, आप सब जानते हैं, जानते हैं। ओके, अब मुझे एक चीज बताना आप,
फंक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है, इसका तरीका ग्राफ से होता है। एक डायरेक्शन हमने याद कर ली, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है, ओके। तो अब 0 to π/2 नॉर्थ ईस्ट बढ़ रहा है, π/2 से पूरा 3π/2 तक, π/2 से पूरा 3π/2 तक साउथ ईस्ट, फिर 3π/2 से पूरा 5π/2 में वापस नॉर्थ ईस्ट। तो ये बड़ा कम हुआ बड़ा, ये पता चला हमको, डायरेक्शन से पता चला। किसी ने कहा कि आप डेरिवेटिव निकालते हो, ये फंक्शन का नाम क्या है, साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव सब जानते हैं क्या होता है, cos x। तो अगर इससे पता लगाया तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एक तरीका हो गया पता लगाने का। किसने कहा इससे नहीं पता लगाओ, इससे पता लगाओ, डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव डेरिवेटिव कह रहे हो ना, डेरिवेटिव से पता लगाओ। तो अब आप डेरिवेटिव का ग्राफ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नहीं देखेंगे, अब आप डेरिवेटिव को जस्ट ये देखेंगे कि ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो तो फंक्शन इंक्रीजिंग, कौन सा, वो ऊपर वाला साइन एक्स वाला फंक्शन। ये cos x ग्रेटर देन जीरो तो साइन एक्स इंक्रीजिंग, ये cos x लेस देन जीरो तो साइन एक्स डिक्रीजिंग। ओके, डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव तो ओरिजिनल फंक्शन डिक्रीजिंग। तो अब ग्राफ के अंदर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, सोच के बताओ। ग्राफ के अंदर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो। जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर अगर उसका ग्राफ है तो ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू एक्स से एक्स एक्सिस से ऊपर पॉजिटिव रहेगी और एक्स एक्सिस से नीचे नेगेटिव। जैसे इसी फंक्शन की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और यहां से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत सोचो, पॉजिटिव नेगेटिव सोचो। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सोचना अलग चीज है और पॉजिटिव नेगेटिव सोचना अलग चीज है। अब देखो यहां से लेके यहां तक फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत लेकिन है पॉजिटिव जी एक्स एक्सिस से ऊपर। यहां से लेके यहां तक फंक्शन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बहुत है लेकिन ओवरऑल नेगेटिव है। तो cos x के लिए तो पॉजिटिव नेगेटिव सोचना है, और sin x के लिए डायरेक्शन देखनी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। ओके, अब मैं cos x का ग्राफ बना रहा हूँ इसी के अंदर, देखना कैसे cos x sin x को सपोर्ट करेगा, ये चेक करने के लिए कि तू इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो मैं ब्लू लाइन से उसका ग्राफ बनाता हूँ। आपको पता है cos x का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है और π/2 पे 0 हो जाता है। ओके, और फिर 3π/2 पे नहीं, पाए पे वो क्या होता है -1, इस जगह पे वो होता है -1, और फिर 3π/2 पे अगेन वो होता है 0। इतने से में ही देख सकते हो आप, है ना, ये दोनों वैल्यू सेम है ना। इस पे भी पाए की वैल्यू, पाए पे वो क्या होता है -1 जबकि पाए पे वो होता है 0। ठीक है, अब आप देखना ध्यान से, ये कोसेक्स का ग्राफ 0 to π/2 के बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव का पता कैसे लगाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे। तो 0 to π/2 ब्लू लाइन देखो, पॉजिटिव या नेगेटिव। 0 to π/2 पॉजिटिव है। चेक करो इस वाले इंटरवल में इसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। जब जब cos x एक्स एक्सिस से ऊपर है तब तब उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, रेड वाले की। जब जब इसके अस्तित्व एक्स एक्सिस से नीचे आ जाता है तब तब उसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। चेक करो, ये एक्स एक्सिस से नीचे कहां से लेके कहां तक है, पूरा यहां तक। तो इस इंटरवल में इसकी डायरेक्शन देखो पूरी साउथ ईस्ट फॉलो कर रही है। तो दिस इज द प्रूफ कि डेरिवेटिव जब जब एक्स एक्सिस से नीचे आएगा, डेरिवेटिव का ग्राफ जब जब एक्स एक्सिस से नीचे आएगा दैट मींस वो खुद नेगेटिव होगा, तब तब उसके ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन को फॉलो करेगा, यानी वो डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। ओके, तो सर हाँ बोलो। साइन का ग्राफ देखो पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट 0 to π पॉजिटिव है, π से 2π तक नेगेटिव है। ठीक है, फर्स्ट बनाते हैं हाँ वन लेके नीचे वाला ऐसे, तो वो तो पॉजिटिव आएगा। देखो, डेरिवेटिव को तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, ओरिजिनल को पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ा ना देखना है। ओरिजिनल को तो डायरेक्शन देखना है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। कोसेक्स अगर आप इससे एनालिसिस करोगे तो ये देखो कि एक्स एक्सिस से ऊपर हो या एक्स एक्सिस से नीचे, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अगर आप ओरिजिनल फंक्शन से देख रहे हो तो फिर तो डायरेक्शन देखो ना, फिर तो डायरेक्शन देखो। अब वापस आ जाओ, इधर आ जाओ, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं 0 से लेके π/2। इस ब्लू वाले ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस से ऊपर है यानी कि पॉजिटिव है, तो इस ब्लॉक में देखो, इस ब्लॉक में इसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगला ब्लॉक बना रहा हूं मैं, अगला ब्लॉक है यहां से लेके और यहां तक। इस ब्लॉक में आप ब्लू वाले लाइन को, ब्लू वाले कर्व को एनालाइज करो जरा, और बस ये एनालाइज करो। ब्लू वाले के लिए तो बस ये एनालाइज करना है कि ऊपर या नीचे, तो नीचे इसकी डायरेक्शन देखो साउथ ईस्ट पूरे ब्लॉक।
एक बार भी नॉर्थ ईस्ट नहीं हुई। जैसे ही ये ऊपर गया इसकी डायरेक्शन फिर बदल गई। ओके, समझ आया। अब सवाल ये आता है कि सर जब ग्राफ ही देखना है, जब ग्राफ ही देखना है तो फिर उसके डेरिवेटिव का ग्राफ क्यों देखें, ओरिजिनल का ही देख लेंगे, डायरेक्शन आपने बता दी ना। तो बेटा डायरेक्शन देखना मुश्किल है, पर ये देखना आसान है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में तो बस हमको ये देखना है कि नीचे या ऊपर, लेकिन डायरेक्शन देखना थोड़ा सा तो मुश्किल है। इसीलिए डेरिवेटिव का ग्राफ देखकर ज्यादा आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ओरिजिनल फंक्शन इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग, जबकि उसके खुद के ग्राफ से, खुद का ग्राफ हेल्प नहीं कर रहा और उसके डेरिवेटिव का ग्राफ हेल्प कर रहा है। ओके, समझ में। एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप सब जानते हैं कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ऐसा ग्राफ बनता है। जैसे मॉडुलस फंक्शन ग्राफ वी टाइप होता है ना, तो उसका यू टाइप होता है, यू टाइप ग्राफ होता है उसका, जैसे ये ग्राफ है। तो ऐसा ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर का होता है। तो अब आप देखो, यहां से लेके यहां तक तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और यहां से लेके यहां तक नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो अब आप 2x की वैल्यू देखो, पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। तो x की वैल्यू 0 से जब जब छोटी होगी तो इसकी वैल्यू नेगेटिव, व्हेन x इज लेस देन 0। और 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब होगी, जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो 0 से नेगेटिव, उसके डेरिवेटिव का ग्राफ नीचे जा रहा है, जा रहा है। 2x का ग्राफ बना दो, चलो 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये 2x का ग्राफ है, ये ब्लू वाला लाइन इसके डेरिवेटिव का ग्राफ है, रेड ओरिजिनल ग्राफ है, और ये, तो जब जब इसके नीचे तब तब डायरेक्शन साउथ ईस्ट, जब जब इसके ऊपर ब्लू वाली लाइन तब तब इसकी। जैसे ग्राफ में बनाओ तो मैथमेटिकली सोच लो, 2x की वैल्यू लेस देन 0 कब, जब x लेस देन 0, दैट मीन्स x लेस देन 0 में टू डिक्रीजिंग। 2x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब, जब जब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 में टू इंक्रीजिंग। नहीं है, देखो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, चलो ग्राफ को छोड़ो, मैथमेटिकली बात करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश इक्वल टू 2x। अब डेरिवेटिव को चेक करना पड़ेगा कि तू पॉजिटिव कब है, तू नेगेटिव कब है। अब किसी ने कहा कि मैं तो नहीं दे रहा था कोई इंटरवल, वैसे ही सोच, तो कैजुअल सी बात है, 2x, 2 × x पॉजिटिव कब होगा, जब जब x पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब जब x, ऊपर वाला नेगेटिव वाला कैसे, नीचे वाला पॉजिटिव। यानी x लेस देन 0 में 2x लेस देन 0 है, यानी x लेस देन 0 में एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, यानी x लेस देन 0 में एफ एक्स डिक्रीजिंग है। चेक कर लो, आप खुद देख लो, x जब जब लेस देन 0 हो रहा है इसका ग्राफ गिर रहा है ना, ठीक है। जब जब x ग्रेटर देन 0 है तो 2x भी ग्रेटर देन 0 है, यानी एफ डैश एक्स भी ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो देख लो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, समझ गए। सो दैट इज इट। अब अपन फंक्शंस के इक्वेशंस की तरफ बढ़ सकते हैं, इतना ही था, इसको बस अच्छे से रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप एक काम कर सकते हो कि इसके एग्जांपल्स देख लो, क्योंकि एग्जांपल्स में भी वही सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। कुछ एग्जांपल्स हो विदाउट द हेल्प ऑफ, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में देखो, विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स, ये तो डेफिनेशन है, विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स उसने जो है पता लगाया कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन, जैसे ये वाला फंक्शन है। अब इसमें इसने जनरली जो लीनियर फंक्शंस होते हैं ना, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक नहीं होते, उसमें तो वन विदाउट उसके पता लगा, लेकिन क्वाड्रेटिक क्यूबिक में इंटरवल सोचना मुश्किल होता है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। अभी जैसे 2x लीनियर था, फटाफट लगा दिया ना अपने, बताया x छोटा तो 2x छोटा, x बड़ा, लेकिन 2x स्क्वायर अब सोचना मुश्किल है, 2x क्यूब अब सोचना मुश्किल। तो लीनियर के केस में अपन विदाउट द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स क्या कहता है, देखो कैसे शो करता है। ये कहता है कि 7x-3 फंक्शन है ना, आपको पता लगाना इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन है। आप दो कोई पॉइंट्स ले लो, विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव चल रहा है, रियल नंबर आर में आपको सोचना है ना, ठीक है। तो आप आगे होके x1 को छोटा लो x2 से, या आप उल्टा भी सोच सकते हो, एक केस सोचना पड़ेगा, या तो x1 छोटा x2 बड़ा सोचना पड़ेगा, दोनों केस ऐसे नहीं सोच सकते कि इस इंटरवल में कभी ये कभी, ऐसे नहीं सोच सकते। तो x1 छोटा x2 बड़ा। अब इनइक्वालिटीज के साथ खेलो, इनइक्वालिटीज क्या करती है कि दोनों साइड कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं। तो आपको क्या करना है, इस x1 से ही वो वाली चीज पैदा करनी है। तो उसके लिए पैदा करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सबसे पहले स्टेप में क्या करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 7। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। अब 7x1 - 3 1 को तो fx1 लिखा जा सकता है, और 7x2 - 3 को fx2 लिखा जा सकता है। स्टार्ट यहां से किया, खत्म यहां पे किया, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, डंडा भी नहीं लगा कहीं पर भी, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये है विदाउट द यूज ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, अब ये कब कर पाए, जब ये लीनियर था, लीनियर में कुछ नहीं करना होता, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो इनइक्वालिटीज में एक साइड कुछ मल्टीप्लाई करो, एक साइड कुछ जोड़ो, वो आसान काम होता है। लेकिन लीनियर इनइक्वालिटीज में उसका स्क्वायर करना, क्यूब करना मुश्किल होता है।
तो इसीलिए अगर मान लो यहाँ पे स्क्वायर होता तो फिर आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना होता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते टाइम कई बार इनइक्वालिटी साइन बदल जाती है, इंटरवल पे डिपेंड करेगा भाई। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक में तो फिर डेरिवेटिव वाला तरीका ही बेस्ट तरीका। ठीक है, समझ आया? बचाए क्या टाइम? नहीं बचा? चलो तो फिर एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन में डाउट था इससे और चलो ठीक, इसको बंद कर दें। ठीक है, एक बार मैं देख लूं कुछ और तो नहीं बचा। देखो इसका प्रूफ इसने मीन वैल्यू थ्योरम से करवाया, एवरीथिंग इज फ्रॉम द कोर्स, यही सारा सब कुछ जो अभी अपने प्रूफ किया। हम्म, अच्छा, कोई फंक्शन कांस्टेंट होना और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होना दो अलग अलग बातें, याद रखना। कई बच्चे ऐसे याद रख लेते हैं कि कांस्टेंट होना और नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग होना एक ही बात है। देखो, कांस्टेंट का मतलब होता है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, और नीदर इंक्रीजिंग नीदर डिक्रीजिंग का मतलब होता है कि उस इंटरवल में वो बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। तो अगर मान लो एफ एक्स कॉन्स्टेंट है, ओके, तो इससे तो कहा जा सकता है कि भैया तू नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर तू नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है तो उससे ये नहीं कहा जा सकता कि तू कांस्टेंट है। तेरा फंक्शन की वैल्यू बड़ी छोटी भी हो सकती है। तो कांस्टेंट होना अलग बात है। कांस्टेंट में ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसे? सीधी लाइन। अब सीधी लाइन बन गई तो ऑब्वियसली नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बन गई ना, इनडायरेक्टली। लेकिन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग जब भी फंक्शन आए तो सबसे पहले लाइन, आप सबसे पहला ग्राफ आपके माइंड में ये होना चाहिए, ऐसा सीधी लाइन वाला नहीं होना चाहिए। वो आगे होकर कह रहा है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो आपके माइंड में ऐसा ग्राफ होना चाहिए जो बढ़ भी रहा हो और घट भी रहा हो। यानी कुल मिला के मतलब समझो, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का मतलब है बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, और कांस्टेंट का मतलब है सीधी लाइन। तो सीधी लाइन ऑटोमेटिकली उसकी डेफिनेशन को भी फुलफिल कर रही है। ठीक है ना? ओके। हाँ, अब इसको बंद कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड